दोस्तों, इस समय मार्केट अपने ऑल टाइम हाई पर है। स्क्रीन पर आप बीएसई सेंसेक्स का चार्ट देख पा रहे होंगे। यहाँ पर बहुत सारे जो एडवाइज़र हैं उनके द्वारा सलाह ये दी जाती है कि जब मार्केट अपने ऑल टाइम हाई पर हो तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने वाले जो रिटेल इन्वेस्टर हैं उनको जो उनका मंथली इंस्टॉलमेंट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट हो रहा है उसको लोअर डाउन कर दिया जाए। और जब मार्केट का प्राइस या फिर वैल्यूएशन थोड़ा ठीक होगा तो उस दौरान अपने म्यूचुअल फंड में जो उनका कंट्रीब्यूशन है यानी कि जो उनका इंस्टॉलमेंट पे हो रहा है उसको बढ़ा दिया जाए। ऐसा करने से क्या आप अपने रिटर्न को हाई कर पाएंगे या फिर आप अपना खुद का लॉस कर रहे हैं, इसके रिगार्डिंग मैथमेटिकल कैलकुलेशन डिटेल में देखने जा रहे हैं। अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज, आप देख रहे हैं फिनोबिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। इस प्रकार के प्रश्न आपके भी मन में उठना लाजमी है। इसके पीछे का मैकेनिज्म थोड़ा सा समझ लेते हैं कि आखिर लोगों के मन में या फिर लोग इस प्रकार से एडवाइस क्यों देते हैं और रिटेल इन्वेस्टर्स के मन में इस प्रकार की शंका उत्पन्न क्यों होती है। देखिए, इस समय मार्केट देखेंगे तो ऑल टाइम हाई पर चल रहा है और इसलिए जब भी आप यहां पर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो जाहिर सी बात है जितने भी स्टॉक्स होंगे उनके भी प्राइस हाई पर होंगे। और इसलिए अगर कोई म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो चूंकि उसके स्टॉक्स जिसमें वो इन्वेस्ट किया जा रहा है वो भी अपने ऑल टाइम पर हाई पर है, इसलिए जो एनएवी का रेट होगा पर्टिकुलर किसी एक म्यूचुअल फंड का वो भी इस समय क्या होगा, हाई होगा। अब जब एनएवी हाई है तो जो भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, मान लीजिए कोई एक रिटेल इन्वेस्टर है जो कि मंथली 15,000 की एसआईपी कर रहा है, तो अगर 15,000 की एसआईपी वो कर रहा है तो जब एनएवी का रेट हाई है तो जाहिर सी बात है उसे यूनिट्स जो अलॉट होंगे इन्वेस्टमेंट के बाद से वो क्या होंगे, कम अलॉट होंगे। इसीलिए इनको ये सलाह दी जाती है या फिर इनके मन में भी ये ख्याल आता है कि चूंकि एनएवी हाई है इसलिए यूनिट्स कम अलॉट हो रहे हैं तो क्यों ना हम अपने जो यहाँ पर मंथली इंस्टॉलमेंट इनका 15,000 का जा रहा है इसको घटा करके 5,000 कर दिया जाए, 5,000 कर दिया जाए। और जब मार्केट थोड़ा वैल्यूएशन ठीक होगा यानी कि एनएवी का रेट जब लोअर डाउन होगा उस दौरान अगर ये अपने इन्वेस्टमेंट को 5,000 से बढ़ा करके फिर 15,000 कर देंगे तो उस दौरान उनको जो यूनिट्स अलॉट होगा वो क्या होगा, वो ज़्यादा अलॉट होगा और इसलिए वो लॉन्ग टर्म में एक अच्छा रिटर्न कमा पाएंगे। ये पीछे का मैकेनिज्म है और लोगों के मन में इस प्रकार की धारणा बनी हुई है। लेकिन जब भी किसी इन्वेस्टमेंट की बात आती है तो उसमें 2-3 फैक्टर्स हैं जिसके हिसाब से आपका रिटर्न या फिर आपका XIRR डिसाइड हो रहा होता है। देखिए, यहाँ पर जब हम लोग रिटर्न की बात करते हैं तो वहाँ पर केवल अमाउंट ही एकमात्र फैक्टर नहीं है, इसके अलावा आपकी टाइमिंग भी बहुत बड़ा फैक्टर है। और जब बिग कंपाउंडिंग की बात आती है, क्योंकि आप म्यूचुअल फंड के माध्यम से कंपाउंडिंग के माध्यम से ही एक बड़ा कॉर्पस जनरेट कर पाएंगे, तो जब भी कंपाउंडिंग की बात आती है तो अमाउंट से ज़्यादा मैटर आपकी टाइमिंग करती है कि आप मार्केट में पैसा कितने समय के लिए इन्वेस्ट करके रखे हुए हैं। अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है। मैं पूरा मैथमेटिकल कैलकुलेशन करके भी दिखाऊंगा कि कैसे आप अपना खुद का लॉस कर रहे होंगे। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर जो भी आपके मन में शंका उत्पन्न हो रही है कि मार्केट ऑल टाइम हाई पर है तो हमें अपने इंस्टॉलमेंट को कम कर देना चाहिए और जब मार्केट गिरेगा उस समय हम अपने इंस्टॉलमेंट को बढ़ा देंगे, तो ये चीज़ें प्रैक्टिकल नहीं है। देखिए, एसआईपी इसीलिए लाया गया, एसआईपी का कॉन्सेप्ट ही ये है कि आपका जो टोटल कॉस्ट है वो एवरेज कॉस्ट हो जाता है, यानी कि आप महंगे रेट पर भी खरीद रहे हैं और सस्ते रेट पर भी खरीद रहे हैं। उस दौरान क्या होता है कि दोनों का एवरेज निकल करके आपका कॉस्ट जो है वो एवरेज हो जाता है। इसलिए एसआईपी के माध्यम से अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको सोचना ही नहीं है कि मार्केट ऑल टाइम हाई पर है या फिर ऑल टाइम लो पर है। आप उस समय भी खरीदेंगे जब मार्केट लो पर जाएगा या फिर वैल्यूएशन ठीक होगा, और आज भी खरीद रहे हैं तो आपको एवरेज कॉस्ट का बेनिफिट मिलेगा। हाँ, ये उन लोगों को जरूर सोचना होता है जो कि लमसम के माध्यम से इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं। अगर आप यहाँ पर लमसम के माध्यम से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर आप उतना रिटर्न नहीं बना पाएंगे जितना आप बना सकते थे अगर किसी लोअर बॉटम पर आप इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि मार्केट अगर ऑल टाइम हाई पर है तो आप लमसम के माध्यम से इन्वेस्टमेंट ही ना करें, बल्कि उसका स्ट्रेटजी अलग होगा। आप अपने इन्वेस्टमेंट को 2, 3, 4, 5 पार्ट वाइज इन्वेस्ट करेंगे तो निश्चित तौर पर आप इसका लाभ ले पाएंगे। अब जैसे देखिए, मैं यहाँ पर ऑल पर सेलेक्ट किया हूँ और जब से यहाँ पर देखिए मार्केट, अगर कोई यहाँ पर पहली बार इन्वेस्ट करने की सोच रहा होगा तो उसे लग रहा होगा कि यार मार्केट ऑल टाइम हाई पर है। इधर का चार्ट आप भूल जाइए। अभी जब ये पहला बार इतने पे टच किया होगा मार्केट तो निश्चित तौर पर जो रिटेल इन्वेस्टर होगा उसके मन में ये आया होगा कि यार ये तो मार्केट ऑल टाइम हाई पर है, अब यहाँ पर पैसे लगाकर क्या मैं आगे भविष्य में पैसे बना पाऊंगा। उसके बाद जब मार्केट यहाँ पर पहुँचा उस समय भी उस इन्वेस्टर के मन में ये ख्याल आया होगा कि मार्केट ऑल टाइम हाई पर है। इसके बाद से यहाँ पर भी उसके मन में ये ख्याल आया होगा कि मार्केट ऑल टाइम हाई पर है। मतलब कि हमेशा
मार्केट जो है वो ऑल टाइम हाई को टच करते हुए ही आगे बढ़ता है। देखिए, ये हमेशा मार्केट ऑल टाइम टच करते हुए आगे बढ़ता है। तो क्या किसी ने यहाँ पर इन्वेस्ट नहीं किया होगा? क्या किसी ने यहाँ पर इन्वेस्ट नहीं किया होगा? क्या किसी ने यहाँ पर इन्वेस्ट नहीं किया होगा? क्या कोई यहाँ पर इन्वेस्ट नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। देखिए, मार्केट ऑल टाइम हाई हमेशा होगा ही होगा। अभी आज आप ये ऑल टाइम हाई पर देख रहे हैं, आने वाले 2 साल में मार्केट इससे भी ऊपर जा चुकी होगी। तो मार्केट कहाँ पर है? ऑल टाइम हाई पर है, ऑल टाइम लो पर है। इसके चक्कर में अगर आप पड़ेंगे तो निश्चित तौर पर आप अपना समय व्यतीत कर रहे हैं। और मार्केट में अगर आप समय बर्बाद कर रहे हैं, यानी आप अपना पैसा बर्बाद कर रहे हैं। आपने कई बार सुना होगा, कई यूट्यूब वीडियोज़ में आपको देखने को मिलता है कि आज से 30 साल पहले इस शेयर का प्राइस इतना था, आज अगर आप इन्वेस्ट किए रहते तो आज उसकी वैल्यू इतनी हो जाती। आज से 2 साल, 4 साल, 10 साल बाद भी आप ये सोच रहे होंगे कि अगर आज से 10 साल पहले जब मेरे पास मौका था, मैं अगर यहाँ पर एंट्री ले लेता, पैसा लगा दिया रहता, तो आज आपकी वैल्यू लगभग 5 से 6 गुना हो गई होती। तो ये भविष्य में पछताने से अच्छा है कि आज पैसे को मार्केट में लगाया जाए, अगर आपके पास पैसा है तो। निश्चित तौर पर म्यूचुअल फंड में या फिर स्टॉक्स में जब आप पैसे इन्वेस्ट करते हैं तो वो सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क होता है, क्योंकि यहाँ पर जो आप एक्सपोजर ले रहे हैं वो इक्विटी का ले रहे हैं। इक्विटी यानी कि आप कंपनी की हिस्सेदारी ले रहे हैं, और कंपनी का परफॉर्मेंस जिस हिसाब से होगा उस हिसाब से आपका जो पैसा है वो या तो ग्रो करेगा या तो एक तरीके से पैसा कम हो सकता है। इसीलिए बोला जाता है कि ये सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क है। लेकिन यहाँ पर देख लीजिए कि जो हमारे देश की 100 सबसे बड़ी कंपनी है, जिस पर आप कह लीजिए कि देश की इकोनॉमी टिकी हुई है, 100 सबसे बड़ी कंपनी यानी कि लार्ज कैप की कंपनी, उसके बाद से 150 कंपनी यानी कि मिड कैप की कंपनी, और उसके बाद से 250, 100 ये और 150 को हटा दिया जाए तो 250 के बाद जितनी भी कंपनियां लिस्टेड हैं वो स्मॉल कैप की कंपनी है। तो हमारे देश की जो इकोनॉमी है, इकोनॉमी कैसे तय होता है? जीडीपी आप कैसे तय करते हैं? एक फाइनेंशियल ईयर में देश के अंदर जितना भी प्रोडक्शन हो रहा है उसका जो वैल्यू कॉस्ट है उसी को तो जीडीपी बोलते हैं। अब जो प्रोडक्शन हो रहा है या फिर जो वैल्यू कॉस्ट हो रहा है वो कैसे होगा? कंपनी का जो परफॉर्मेंस होगा उसके ही आधार पर तो तय होगा, क्योंकि वही तो प्रोडक्शन कर रही है। अब यानी कि अगर इन 100 कंपनियों का नीचे जाना का मतलब कि भारत की इकोनॉमी का नीचे जाना, जो कि लगभग नामुमकिन है। भारत जो है इस समय बहुत अच्छे इकोनॉमिक स्टेज पर खड़ा है, और निश्चित तौर पर ये एक ग्रोइंग इकोनॉमी है, इसलिए ये हो ही नहीं सकता कि आने वाले 10 साल तक आपका पैसा अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो वो नीचे चला जाए। हाँ, ग्रोथ मैटर करेगी कि कितना % आपका पैसा ग्रो करेगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि आपका पैसा डूब जाए या फिर निगेटिव चला जाए, क्योंकि भारत की इकोनॉमी जो है वो ग्रोइंग इकोनॉमी है, और निश्चित तौर पर म्यूचुअल फंड में भी इसका इम्पैक्ट देखने को जरूर मिलेगा। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई। अब म्यूचुअल फंड में जो एसआईपी के माध्यम से हम लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, प्रत्येक इंस्टॉलमेंट जो मंथली बेसिस पर आपका कट रहा है ये एक फ्रेश इन्वेस्टमेंट माना जाएगा। ठीक है, ये प्रत्येक इन्वेस्टमेंट जो है वो फ्रेश इन्वेस्टमेंट माना जाएगा। मान लीजिए कि आपका जो टाइम पीरियड है वो आप आने वाले 20 साल तक पैसे को इन्वेस्ट करना चाहते हैं। कितना? 20 साल के लिए। ठीक है, 20 साल के लिए आप पैसे को इन्वेस्ट करना चाहते हैं। अब मान लीजिए मार्केट ऑल टाइम हाई पर है और आप अपना इन्वेस्टमेंट का जो इंस्टॉलमेंट है वो लोअर डाउन कर दे रहे हैं, यानी कम कर दे रहे हैं। यानी कि जो पैसा आज आप इन्वेस्ट कर सकते थे उसे आपने इन्वेस्ट नहीं किया। अब मान लीजिए आने वाले 2-3 साल तक मार्केट ऐसे ही लगातार रैली देती रही और लगातार ऑल टाइम हाई पे हाई बनाती रही, तो उस दौरान आप अपने पैसे को इन आने वाले 2-3-4 साल तक हो सकता है कि पैसे इन्वेस्ट ना करें, आप अपने इंस्टॉलमेंट को कम कर सकते हैं। ठीक है, आप कम कर देंगे और आप आने वाले 3-4 साल तक अपने पैसे को इन्वेस्ट ही नहीं करेंगे। तो उस दौरान क्या होगा कि जब मार्केट थोड़ा सा लो होगा, अब अगर आप अपने इंस्टॉलमेंट को बढ़ाएंगे और पैसे को इन्वेस्ट करना चाहेंगे तो यहाँ तक जो 4 साल का समय बीत गया, अब वो इंस्टॉलमेंट जो आप पे कर सकते थे, आप सक्षम थे, उसको आपने पे ही नहीं किया, यानी मार्केट में डाला ही नहीं। तो यहाँ पर 4 साल तक जो पैसा आप यहाँ पर डालेंगे उस पर कंपाउंडिंग नहीं काम करेगी। अगर ये पैसा आप 4 साल पहले डाल दिए रहते, जो कि आप सक्षम थे, लेकिन लोगों के बहकावे में आकर के और इस प्रकार के चीज़ों को सुन करके आपने क्या किया कि अपने इंस्टॉलमेंट को कम कर दिया, और आपका पैसा जो मार्केट में लगा रहना चाहिए था वो नहीं लगा, और 4 साल बाद जब आप मार्केट में लगाते हैं तो ये टाइम पीरियड के लिए आपके पैसे पर कंपाउंडिंग काम नहीं कर रही है, और ये आपके कॉर्पस को बहुत ज़्यादा लोअर डाउन कर देता है। चलिए एक एग्जाम्पल से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। स्क्रीन पर आप एसआईपी कैलकुलेटर देख पा रहे होंगे। यहाँ पर मैं मान करके चल रहा हूँ कि एक व्यक्ति जिसके म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने की जो क्षमता थी वो 2000 रुपये थी, लेकिन मार्केट ऑल टाइम हाई है, इसको देख करके उसने अपने इंस्टॉलमेंट 2000 को कम करके इस महीने में सिर्फ 500 रुपये ही इन्वेस्ट कर रहा है। यहाँ पर मैं एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न 12% को मान करके चलूँगा, और मैं ये मान करके चल रहा हूँ कि ये जो व्यक्ति है इसका टाइम होराइजन जो है वो 20 ईयर्स के लिए है। ठीक है, 20 ईयर्स के लिए। तो अगर केवल 20
साल तक 500 रुपये प्रत्येक महीने 12% रेट ऑफ रिटर्न के हिसाब से वो अगर इन्वेस्ट करेगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका जो टोटल इन्वेस्टमेंट हुआ वो 1,20,000 हुआ, और इस पर जो उसको रिटर्न मिला वो 3,79,000 मिला, और टोटल जो उसका कॉर्पस बना 4,99,574, यानी ऑलमोस्ट ये 5 लाख के आसपास है। कितना? 5 लाख उसका वैल्यू होगा। कैसे हो रहा है? सिर्फ 500 रुपये महीने का इन्वेस्ट करके। ठीक है, अब यहाँ पर मैं इसकी वैल्यू को अगर बढ़ा देता हूँ, 500 से 2,000 कर देता हूँ। ठीक है, 2,000 प्रत्येक महीने इनके द्वारा इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है 12% रेट ऑफ रिटर्न के हिसाब से, और टाइम पीरियड मैंने 20 साल से घटा करके 10 साल कर दिया। क्यों 10 साल किया? क्योंकि इनके मन में ये था कि जब मार्केट लो होगा तब हम पैसे ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देख लीजिए, जो मात्र 1/4 यानी 2,000 का 1/4 कितना हुआ? 500, यानी टोटल जितना वो क्षमता था उसका मात्र 1/4 वो इन्वेस्ट करके अगर 20 साल तक इन्वेस्ट करते हैं तो उनका कॉर्पस जो हो रहा था वो 5 लाख हो रहा था। और यहाँ पर देखिए 2,000 यानी इस इन्वेस्टमेंट का 4 गुना इन्वेस्ट करके कम समय के लिए अगर वो पैसे को मार्केट में छोड़े तो उतना ही रेट ऑफ रिटर्न के हिसाब से इनका पैसा जो है वो कम बन रहा है। यानी कि आप ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं लेकिन टाइम पीरियड कम है तो आपका कॉर्पस कम बन रहा है। यहाँ पर जब 20 साल के लिए इन्वेस्ट किया गया और मात्र 500 इन्वेस्ट किया गया तो उनका कॉर्पस लगभग 5 लाख के आसपास बन रहा था, और 2,000 इन्वेस्ट करके अगर पैसे को केवल 10 साल तक मार्केट में रखा गया तो इनका जो कॉर्पस बन रहा है वो लगभग 4,64,000 के आसपास बन रहा है। यानी कि ये मैटर नहीं करता है कि आप कितना ज़्यादा अमाउंट पैसे मार्केट में लगा रहे हैं, ये ज़्यादा मैटर करता है कि आप कितने समय के लिए पैसे को मार्केट में लगा रहे हैं। ठीक है, आज अगर आपकी एज 20 साल है, अगर कोई म्यूचुअल फंड एएमसी आपको 100-100 रुपये 500-500 रुपये इन्वेस्ट करने का मौका दे रहा है, तो अगर आप आने वाले 40 साल तक यानी कि जब आपकी रिटायरमेंट की एज होगी 60 साल, आज आप मान लीजिए 20 साल के हैं तो जाहिर सी बात है अभी आपके पास 40 साल का समय है जब आप रिटायर हो रहे होंगे। तो अगर आप केवल 500 रुपये भी 40 साल तक केवल इन्वेस्ट करते रहें तो आप करोड़पति बहुत आसानी से बन जाएंगे। और वहीं अगर कोई 50 या फिर 55 साल के एज में कोई पैसे इन्वेस्ट करना शुरू कर रहा है और उस दौरान अगर वो 40,000 भी महीने का इन्वेस्ट करेगा तो भी आपके कॉर्पस को पीछे नहीं छोड़ पाएगा। चलिए इसको कैलकुलेट करके देखते हैं। देखिए यहाँ पर मैं एक ऐसे व्यक्ति के लिए ये इन्वेस्टमेंट मान करके चल रहा हूँ जो कि 50 साल की एज में अपना इन्वेस्टमेंट शुरू किया, यानी काफ़ी लेट उन्होंने इन्वेस्टमेंट शुरू किया, और 12% एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न के हिसाब से उनके पास रिटायरमेंट के एज यानी 50 साल पे उन्होंने शुरू किया और 60 साल रिटायरमेंट की एज है, तो इनके बीच का डिफरेंस कितना हो रहा है? 10 साल। जब वो मार्केट में पैसे को रखेंगे, एसआईपी के माध्यम से ये इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो इनका जो टोटल कॉर्पस बनेगा आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। देखिए इनका जो टोटल कॉर्पस बन रहा है 92,93,000, यानी 1 करोड़ भी नहीं बन पा रहा है, जबकि इनका इन्वेस्टमेंट मंथली कितना है? 40,000 रुपया मंथली ये इन्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, वहीं पर एक दूसरा रिटेल इन्वेस्टर है जो कि 20 साल की एज में ही इन्वेस्टमेंट शुरू कर दिया और महीने का मात्र 900 रुपये वो इन्वेस्ट कर रहा है 12% एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न के हिसाब से। अगर हम लोग देखें 40 साल में, क्योंकि अभी उसकी एज 20 साल है और 60 साल जब वो रिटायर हो रहा होगा तो अभी उसके पास लगभग 40 साल का समय है। इन 40 वर्षों में अगर वो एसआईपी के माध्यम से कॉन्टिन्यूअस इन्वेस्टमेंट करता रहा, इन 40 सालों के बाद उसके पास कितना कॉर्पस इकट्ठा होगा आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। यहाँ पर 1,06,94,178 रुपया उसके पास हो जाएगा और उसका इन्वेस्टमेंट मात्र 4,32,000 रुपया हुआ है। ठीक है, और टोटल जो गेन होगा उसको वो लगभग 1 करोड़ के आसपास होगा, यानी आपने 4 लाख लगाया और 1 करोड़ आपको उस पर ब्याज मिल रहा है। यानी कि अभी आपने देखा कि जब आपकी एज 50 साल थी तब आप 40,000 रुपया इन्वेस्ट कर रहे थे तो भी आपका वैल्यू जो है वो 1 करोड़ टच नहीं कर रहा था। लेकिन अगर आपकी एज 20 साल है और मात्र 900 रुपया प्रत्येक महीने म्यूचुअल फंड में एसआईपी के थ्रू इन्वेस्ट करके आप 1 करोड़ के वेल्थ तक पहुंच जा रहे हैं। यानी कि आप इसे समझ पा रहे होंगे कि मैटर ये नहीं करता है कि आप कितना अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हैं, मैटर ये करता है कि आप कितना अमाउंट कितने ज़्यादा समय के लिए इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, यानी कि आप इस समय मार्केट हाई है, इसको देखते हुए अगर ये सोच रहे हैं कि आप अपने एसआईपी का अमाउंट कम कर देंगे तो भले ही आप उस एसआईपी के अमाउंट को बाद में इन्वेस्ट करें, लेकिन उस बढ़े हुए अमाउंट को जब आप इन्वेस्ट करेंगे तो उस पर कंपाउंडिंग केवल उतने समय के लिए काम करेगी जब तक आपका गोल कंप्लीट नहीं होगा। जैसे मान लीजिए आज से 3-4 साल तक मार्केट अभी ऑल टाइम हाई पर ही चलता रहा, तो 3-4 साल तक तो आपने वो समय बिता दिया ना, यानी आपका पैसा उस समय कंपाउंडिंग काम ही नहीं कर रहा है क्योंकि आपने उस पैसे को मार्केट में डाला ही नहीं था। तो ये गलती नहीं करना है। आप
मार्केट ऑल टाइम हाई को देख करके घबराए नहीं, क्योंकि एसआईपी इसीलिए बनाया गया है कि आपका एवरेजिंग कॉस्ट लाभ यहां से मिले। आप मार्केट हाई है तब भी खरीद रहे हैं, मार्केट लो होगा तब भी खरीद रहे होंगे, यानी कि आपका जो कॉस्ट है वो एवरेज हो जाएगा। तो किसी के बहकावे में ना आए, भले ही मार्केट ऑल टाइम हाई पर है, अपने ना एसआईपी को ना तो रोकिए और ना ही अमाउंट को कम करिए। अगर आपकी क्षमता है तो आप उसको बढ़ा भी सकते हैं, क्योंकि मार्केट में वो पैसा जितना लंबे समय के लिए इन्वेस्टेड रहेगा उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल होगा। मैंने मैथमेटिकल कैलकुलेशन के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश की है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, और ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।